नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस टॉपिक को लेकर आए हैं जो विज्ञान का क्लास 10 विज्ञान अध्याय 9 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। यह सेकंड पार्ट में हम वीडियो बना रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने समझा है प्रकाश के विषय में। पहला पार्ट में प्रकाश के विषय में उससे संबंधित सारी बातें हम लोगों ने समझा। दूसरे पार्ट में हम लोग समझेंगे दर्पण के विषय में। जो दर्पण का क्या है, समतल दर्पण, उसके बाद गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के विषय में उसका नियम क्या है, उसमें प्रतिबिंब बनने का नियम क्या है, ये समझेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे भी देखेंगे। इसमें 3 से 4 वीडियो जाएगा और मेरा प्रयास है कि इसको अच्छी तरीके से समझाया जाए ताकि आप एग्जाम में भी इसे अच्छी तरीके से कर सकें। इससे एग्जाम में भी अच्छा मार्क्स मिलता है इस चैप्टर से, और फिर इसमें विद्युत धारा से भी अच्छा मार्क्स मिलता है। तो ये दोनों में सबसे ज़्यादा मार्क्स आता है, इसलिए एक एक चीज़ को हम अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। यह एनसीईआरटी का सारा सिलेबस रहेगा। थोड़ा सा विस्तार के लिए, थोड़ा समझने के लिए हमने अरिहंत बुक से इसका सहारा लिया गया है। इसमें बहुत सारे टॉपिक जो है एनसीईआरटी का सारे टॉपिक होगा, एनसीईआरटी का कोई टॉपिक छूटेगा नहीं। प्लस में अरिहंत से इसमें एग्जाम्पल बहुत सारे चीज़ इसका लिया गया है, उसे जो कि समझने में आसान हो जाएगा और प्लस में आपको मिलेगा सारी बातें। तो आइए हम देखते हैं तुरंत दर्पण के विषय में समझते हैं कि दर्पण क्या है। दर्पण को मिरर हम लोग कहते हैं। ये है कि कोई भी अगर दर्पण क्या है, किसी भी चिकनी जो पारदर्शी हो, कोई भी चिकना सतह हुआ पारदर्शी हो, अब उसमें एक तरफ में किसी पारदर्शी माध्यम के किसी एक तल में यदि कलई कर दिया जाए या लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया जाए तो दूसरा पृष्ठ क्या हो जाता है, परावर्तक हो जाता है। उसमें प्रकाश की रिटर्न होने लगती है, परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। उस परावर्तक पृष्ठ को वही जो है उसी को कहा जाता है दर्पण। यानी यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो वह निकाय क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। ये दर्पण हो गया। अब दर्पण को अब इसमें देखते हैं कैसे हो गया कि एक चिकना ये समतल है, पारदर्शी है। अब इसमें जो है एक तरफ हमने कलई कर दिया या लेप लगा दिया, ये तो कलई वाला पृष्ठ हो गया और इधर जो है परावर्तक पृष्ठ हो गया। ये बगल में क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ। तो इसमें जो भी प्रकाश किरण जाएगी इसे परावर्तक होगी और इसी पर हमारा क्या बनेगा, इमेज प्रतिबिंब बनेगा। तो ये हमारा ये निकाय क्या कहलाता है, दर्पण हो जाता है। इस निकाय को हम दर्पण कहेंगे। यहाँ पर कलई किया हुआ और दूसरा पृष्ठ क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ हो गया। और इसका जो तल है ये समतल है, इसीलिए ये समतल तल है। 3 बातें याद हो गई। समतल तल होना चाहिए, एक पृष्ठ पर ये पारदर्शी होना चाहिए, एक कलई कर दिया जाएगा तो दूसरा पृष्ठ क्या बन जाएगा, परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। अब देखिए, अब दर्पण के विषय में आकृति के अनुसार इन दर्पण को 2 भागों में बांटा गया है। दर्पण को आकृति के हिसाब से 2 भागों में बांटा गया है। इसे समझते हैं। पहला क्या होता है, समतल दर्पण। पहला क्या होता है, समतल दर्पण। उसके बाद में होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो अब समतल दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है, इसको हम गोलीय दर्पण आगे पढ़ेंगे। पहले हम समतल दर्पण के विषय में समझते हैं कि समतल दर्पण क्या है। तो समतल दर्पण जो होता है, सबसे पहले देखते हैं कि समतल दर्पण क्या है। ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। अब ये 2 दर्पण है, इसका समतल है तो इसको कहेंगे समतल दर्पण। ये समतल दर्पण है, इसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है, तो इसको बोला जाएगा समतल दर्पण। अब गोलीय दर्पण जो है, गोलीय दर्पण का भी 2 भाग होता है। एक जो होता है अवतल दर्पण और दूसरा जो होता है उत्तल दर्पण। तो दर्पण जो है 2 प्रकार का हो गया। पहला जो हो गया समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण 2 प्रकार का हो गया, एक जो हो गया अवतल दर्पण और दूसरा हो गया उत्तल दर्पण। तो अभी हम लोग समतल दर्पण के विषय में पूरी जानकारी करते हैं, उसके बाद में गोलीय दर्पण के विषय में जानेंगे। अब समतल दर्पण क्या है, हमने पढ़ा कि ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। ये समतल वाला ही परावर्तक पृष्ठ हो गया। अब इससे जो प्रतिबिंब बनता है, जैसे कि जो दर्पण है ये समतल दर्पण, जिसमें हम लोग अपना फिगर भी देखते, चेहरा भी देखते हैं, घर में हमेशा उसका काम हम करते हैं, तो वो समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण में जो फिगर बनता है, जो प्रतिबिंब हमारा बनता है, वो कैसे बनता है उसको हमको समझना है।
तो समतल दर्पण में इस दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। तो इस दर्पण में जो भी हमारा प्रतिबिंब बनेगा सदैव आभासी बनेगा और सीधा होगा। आप किसी भी दर्पण में हम लोग देखते हैं ये सदैव क्या बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। तो जो सीधा प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है। तो दर्पण में पहला पॉइंट हमको ध्यान देना है कि समतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा तथा सीधा होगा। हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा बनता है। हम जैसे है उसी तरीके से उसमें भी प्रतिबिंब बनता है, तो सीधा बनता है और आभासी होता है। दूसरा, प्रतिबिंब का साइज वस्तु यानी जो वस्तु है जो सामने खड़े है कि साइज के बराबर होता है। ये दूसरी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रतिबिंब का जो साइज है यानी जिस तरीके से अगर दर्पण के सामने हम खड़े हैं, अगर 2 फीट का कोई चीज खड़ा कर दिया जाए, दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब भी 2 फीट का बनेगा। यानी बिंब और प्रतिबिंब यानी वस्तु और उसका प्रतिबिंब दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितने की वस्तु दर्पण के आगे होती है। तीसरा पॉइंट इसमें मुख्य क्या है कि अगर दर्पण के सामने जितनी दूरी पर हम किसी वस्तु को रखते हैं या हम खड़े होते हैं, दर्पण के सामने जितना दूरी पर हम खड़े होंगे ठीक इतना ही दूरी दर्पण के पीछे हमारा प्रतिबिंब बनता है। अब इससे देखते जाएंगे, कोई अगर वस्तु दर्पण के अगर 1 फीट दूरी पर रखते हैं तो वो प्रतिबिंब हमारा ठीक 1 फीट दूरी पीछे दर्पण के बनता है। अब इसको अगर धीरे धीरे ले जाकर के टच दर्पण में करते हैं तो ये हमें पता चलता है कि उधर से भी लगता है कि ये प्रतिबिंब भी वो दर्पण में टच हो गया है। तो इससे पता चलता है कि मैंने दर्पण के ठीक सामने जितने दूरी पर हम रहते हैं ठीक उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब भी बनता है। ये दर्पण का महत्वपूर्ण गुण प्रतिबिंब बनने का। ये अगला, एच ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूरा, एच ऊंचाई यानी जितना फीट लंबा हो, मीटर कोई भी वस्तु हो, तो मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई h/2 होती है। इसका मतलब क्या है कि जितना जो दर्पण हम देखते हैं चेहरा, जैसे छोटा वाले दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं तो हमारा पूरा शरीर उसमें नहीं दिख पाता है। अब इसका माप क्या है कि जो दर्पण होता है जिस तरीके से 4 फीट लंबा किसी वस्तु का पूरा फिगर देखना है, उसमें प्रतिबिंब देखना है, या हम 4 फीट का है, कोई बच्चा 4 फीट का, कोई 4 फीट का है, अगर उसका पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उसमें दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई उस दर्पण के यानी उस वस्तु के आधी होनी चाहिए। अगर 4 फीट का कोई है तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 4/2 यानी उसका आधा यानी 2 फीट का। 2 फीट का दर्पण रहेगा तो हमें 4 फीट का कोई भी वस्तु की प्रतिबिंब पूरी दिखाई दे सकती है, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। यानी जितने वस्तु होंगे उसके पूरा प्रतिबिंब यदि देखना है तो उस वस्तु की लंबाई के आधी दर्पण होना चाहिए। अगर 6 फीट का कोई आदमी है तो वहां पर या कोई वस्तु है तो उसकी पूरी प्रतिबिंब देखने के लिए 6/2 यानी 3 फीट का वो दर्पण होगा, तो उसके सामने जब रखा जाएगा तो वो पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। अगर इससे कम है तो उसका पूरा प्रतिबिंब हमें दिखाई नहीं देगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें रही इसको। अब उसके बाद में ये सब एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो इसमें अब समतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है अनंत होता है। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। आप तो इसमें इस दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब क्या क्या, पहले हम लोगों ने सीखा कि सबसे पहले क्या होता है कि इसमें प्रतिबिंब जो बनता है समतल दर्पण में सदैव आभासी और सीधा होता है। दूसरी बात है यहाँ पर साइज जो होती है वस्तु के बराबर होती है। तीसरी बात, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितने की वस्तु दर्पण के आगे होती है, यानी जितना दूरी पर दर्पण के आगे उतना पीछे प्रतिबिंब बनेगा। अगला कि जो h ऊंचाई के जो मनुष्य को अगर प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक है तो न्यूनतम ऊंचाई h/2। इसका मतलब कि हम लोगों ने सीखा क्या कि जितने वस्तु की लंबाई है उससे का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए हमको उससे आधे लंबाई की दर्पण होना जरूरी होती है। और समतल दर्पण का ये फोकस दूरी अनंत होती है। ये समतल दर्पण के विषय में हम लोगों ने अभी जाना। अब आइए आगे देखते हैं गोलीय दर्पण के विषय में। अब आइए गोलीय दर्पण के विषय में समझते हैं। स्फेरिकल मिरर अभी हम लोगों ने समतल दर्पण के विषय में समझा, अब गोलीय दर्पण के विषय में समझते हैं। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाते हैं। परावर्तक पृष्ठ कैसा होना चाहिए, गोलीय होगा।
तो परावर्तक है, समतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ समतल था, इसमें गोलीय है। गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ये दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का है? दो प्रकार का, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को कनकेव मिरर कहा जाता है और उत्तल दर्पण को कन्वेक्स मिरर कहा जाता है। अब ये अवतल दर्पण क्या होता है? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है, यानी अंदर की ओर धंसा होता है, वह अवतल दर्पण कहलाता है, जो अंदर की ओर धंसा है। अब देखिए अवतल दर्पण कैसा है। जो ये गोलीय दर्पण है, एक गोला है, इसका एक भाग, अब इसका भाग करेंगे तो इसमें क्या होता है, दर्पण कैसे बनता है कि जो चिकनी सतह पारदर्शी है उसका एक तरफ कलई कर दिया जाएगा तो वो गोलीय दर्पण, गोला है तो गोलीय दर्पण बन जाएगा, समतल है तो समतल दर्पण बन जाएगा। अब गोलीय दर्पण में अब ऐसी बात आ गई, अब इसको आधा कर देंगे दो भाग, तो ऐसी स्थिति अगर आएगी तो इसी में हमारा दोनों हो जाएगा। देखिए ये अंदर की तरफ धंसा हुआ भाग है और ये भाग उभरा हुआ है, इसको हम समझते हैं इन दोनों दर्पण का। अंदर का ये धंसा हुआ भाग वक्रित का ये केंद्र की तरफ होगा, जब गोला है तो कोई ना कोई केंद्र का भाग होगा, इसका केंद्र होगा, तो केंद्र की तरफ ये भाग है। इसमें बाहर अगर हम कलई कर दिए तो परावर्तक पृष्ठ क्या हो जाएगा, अंदर की ओर हो जाएगा। अगर हमने बाहर कलई कर दिया इसके उभरे हुए भाग पर तो इसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो जाएगा, अंदर की ओर हो जाएगा। तो वही अवतल दर्पण क्या होता है कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है, यानी गोले के केंद्र की ओर जो घुमा हुआ है इसके अंदर की तरफ रहता है, वह अवतल दर्पण कहलाता है। यानी अंदर की ओर इसका जो परावर्तक पृष्ठ होगा क्या हो जाएगा, अंदर की ओर। ये परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है तो इसको कहा जाएगा अवतल दर्पण या कनकेव। हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, इसमें भी ध्यान की कनकेव, केव माने क्या होता है, गुफा। ये गुफा यानी अंदर की ओर भाग हो गया, केव मीन्स गुफा यानी अंदर वाला भाग जो होता है, केव गुफा अंदर की तरफ होता है, तो जिसका परावर्तक पृष्ठ धसे हुए भाग होता है वो कहा जाता है अवतल दर्पण। इसमें देखिए ये परावर्तक पृष्ठ, यहाँ पर जो बाहरी भाग है ये कलई किया गया है और यहाँ पर अंदर की तरफ वाला भाग में ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। तो अब इस पर जो किरण जाएगी तो ये आपतित किरण हो गई और यहाँ से जब इससे टकरा करके लौटती है तो वो हो जाती है परावर्तित किरण। तो ये हुआ जो अंदर की तरफ धंसा होगा वो अवतल दर्पण होगा और जो उभरा हुआ परावर्तक पृष्ठ होगा। अब उत्तल दर्पण क्या होता है, वो गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है यानी उभरे हुए भाग में उत्तल दर्पण कहलाता है, यानी कन्वेक्स मिरर कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए ये वक्रित रहता है, अंदर की तरफ इसमें कलई किया गया है और बाहर की तरफ में परावर्तक पृष्ठ है। अगर अंदर की तरफ कलई कर दिया जाएगा तो परावर्तक पृष्ठ कहाँ हो जाएगा, बाहर। तो परावर्तक पृष्ठ बाहर उभरे हुए भाग पर परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा तो वो होता है उत्तल दर्पण। अगर बाहर की तरफ कलई कर दिया जाए तो अंदर की तरफ परावर्तक पृष्ठ हो जाता है, वो होता है अवतल दर्पण। हम कनकेव, केव से एक याद हो जाएगा तो हमको सब मालूम हो जाएगा, केव माने अंदर धंसा हुआ, तो अंदर धंसा हुआ जो रहेगा परावर्तक पृष्ठ अंदर वाला भाग होगा तो वो अवतल दर्पण होगा, उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ होगा तो उत्तल दर्पण होगा। हमें दोनों याद हो गया, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गई होगी। अंदर धंसा हुआ भाग अवतल दर्पण और उभरा हुआ भाग उत्तल दर्पण। अब आइए इससे आगे की बातें को समझते हैं। आइए गोली से संबंधित है, अब इसके विषय में संबंधित बहुत सारी बातें तो समझते हैं। अगर ये बेसिक चीज हम समझ लेंगे तो आगे इसको प्रतिदिन करना, तो बेसिक एक एक चीज को समझेंगे तो आगे भी हमको समझने में आसान रहेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला दर्पण का ध्रुव, ये हमने बना दिया, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण हम लोग क्या देखा कि जो परावर्तक पृष्ठ होता है अंदर की तरफ होता है, बाहर से कलई किया हुआ होता है, अंदर धंसे हुए भाग होता है, ये अवतल दर्पण हो गया। ये उभरा हुआ है जो रहता है अंदर में अगर कलई किया गया तो ये उत्तल दर्पण है। ये हमने पहले सीख लिया, इसको जान लिया। अब देखिए इसमें कौन सा क्या है, कहाँ पर क्या होता है, इसके विषय हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले दर्पण का ध्रुव, गोलीय दर्पण, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। इसे परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे प्रायः P से निरूपित करते हैं। ये हमारा दर्पण हो गया, परावर्तक पृष्ठ हो गया ये अंदर की तरफ में। तो इसका जो मेन सेंटर होगा
इस मेन सेंटर को ये ध्रुव कहा जाएगा। इसका मतलब कि ये जो P है, ये इस P को क्या बोला जाएगा? ध्रुव। इसे P से निरूपित करते हैं। इस P को हम ध्रुव बोलेंगे, इस P को ध्रुव बोला जाएगा। ये दर्पण का ध्रुव होगा। ये अवतल दर्पण में हो गया। उत्तल दर्पण में भी ये जो P है, जो इसका केंद्र है, ये यहाँ पर इसको हम ध्रुव बोलेंगे। तो दोनों को सबसे पहले हम ध्रुव के विषय में जानेंगे कि ध्रुव क्या होता है। इसे P से निरूपित करेंगे। ये परावर्तक पृष्ठ के केंद्र जो होता है, जो परावर्तक पृष्ठ क्या है? ये परावर्तक पृष्ठ है, जिस पर कि कोई भी प्रतिबिंब यानी किरण जो जाएगी और फिर ये परिवर्तित होगी, ये परावर्तक पृष्ठ हो गया। और इधर वाला कलई किया हुआ पृष्ठ हो गया। तो ये परावर्तक पृष्ठ के जो मध्य बिंदु केंद्र होता है, इसी को क्या बोला जाएगा? ध्रुव। अवतल दर्पण में ये ध्रुव हो जाएगा। उत्तल दर्पण में यहाँ P, यानी P वाला जो होता है, ये P ध्रुव। ध्रुव को हम P से निरूपित करते हैं। दूसरा, वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से निरूपित करते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी अगर गोल होगा, सर्किल होगा, तो उसका केंद्र होगा। तो उस केंद्र को जिस तरीके से ये सर्किल हमने बनाया, तो यहाँ पर कोई केंद्र होगा जिससे ये सर्किल बना हुआ है, ये वृत्त बना हुआ है, यह सर्किल बना हुआ है, ये केंद्र होगा। तो ये जो गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण का जो ये गोले का जिसका भाग है, यहाँ पर गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, अब ये परावर्तक पृष्ठ ये अंदर की तरफ हो गया, ये बाहर कलई अगर किया गया तो अंदर की तरफ परावर्तक पृष्ठ हो गया। तो ये जिस गोले का भाग है उसको क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र। तो यहाँ पर ये हो गया इसका वक्रता केंद्र, इसे C से निरूपित करते हैं। ये P हो गया ध्रुव, और इसको मिलाने वाली रेखा यहाँ पर केंद्र। ये इसी गोले का भाग है जिससे कि ये पूरा गोला बना हुआ है, केंद्र यानी वृत्त का केंद्र। एक तरह से समझिए कि वृत्त का जो केंद्र होता है वही यहाँ पर इसे कहा जाएगा वक्रता केंद्र। इसी का ये भाग है, ये बना हुआ है, ये वक्रता केंद्र हो गया, जिसे C से हम निरूपित करते हैं। दूसरा, वक्रता त्रिज्या। आप कोई भी गोला होगा तो यहाँ पर ये केंद्र हो गया, केंद्र से इस परिधि तक ये जो रेखा मिलती है, इसको क्या बोला जाता है? त्रिज्या। इसे हम त्रिज्या कहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर केंद्र, ये जो है ये परावर्तक पृष्ठ है, ये जो है वक्रता केंद्र है। तो यहाँ से ये जो रेखा मिली हुई है, तो ये कहा जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा? त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। यहाँ पर वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे R से निरूपित करते हैं। इसका मतलब कि C से लेकर के ये P तक ये जो है वक्रता त्रिज्या, इसको क्या बोला जाएगा? वक्रता त्रिज्या। इसको वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। त्रिज्या इस तरीके से भी गोले के विषय में आप जानते हैं कि अगर सर्किल है तो उसका वक्रता त्रिज्या क्या, केंद्र से लेकर परिधि तक की जो दूरी होती है ये त्रिज्या होती है। उसी तरीके से इस गोले में भी C से लेकर के ये जो परावर्तक पृष्ठ है, यहाँ किसी का दूरी जो होगा, ये जो होगा वक्रता त्रिज्या होगा। आगे, मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या होगी? गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष होती है। देखिए, ये वक्रता केंद्र और ये ध्रुव हो गया, इससे सीधे मिलाने वाली जो रेखा है, यानी ये जो रेखा है, इसको कहा जाएगा मुख्य अक्ष। यहाँ पर ये जो है ये मुख्य अक्ष होगा C, यहाँ पर P, ये जो मिलाने वाली ध्रुव इसमें हो गया, ये वक्रता केंद्र इसमें हो गया, ये यहाँ से लेकर इसमें भी उत्तल दर्पण में ये वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, और ये ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है, इसको मुख्य अक्ष कहा जाता है। उत्तल दर्पण में भी और अवतल दर्पण में भी ये ध्रुव और मुख्य अक्ष के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या हो जाएगी? ये मुख्य अक्ष हो जाएगी। अब आगे आते हैं द्वारक। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। अब ये व्यास क्या हो जाएगा? यहाँ पर सेंटर है, तो यहाँ से ये मिलाने वाली रेखा यानी परिधि से परिधि तक जो केंद्र से होकर जाती है रेखा, इसको क्या कहते हैं? हम व्यास कहते हैं। यहाँ भी उस तरीके का केंद्र है, ये C है। अगर ये पूरा ये जो खींच दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका द्वारक हो जाएगा। यानी यहाँ पर M से लेकर के अगर N तक ये रेखा खींच जाएगा तो M और N जो हो गया, ये क्या हो जाएगा? द्वारक हो जाएगा। एक तरीके का परावर्तक पृष्ठ हो गया, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब हम बना सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर जो है ये पूरा क्या हो जाएगा? M और N, ये इसका क्या हो जाएगा? द्वारक हो जाएगा। तो अब ये कुछ और बातें इसके विषय में समझते हैं।
हाँ, आइए देखते हैं अब अगले पॉइंट को। मुख्य फोकस गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण ये गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब आइए फिगर में हम समझते हैं यहाँ पर क्या होता है। ये कह रहा है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक फिगर हो गया अवतल दर्पण का। अब यहाँ पर मुख्य अक्ष हमने पढ़ लिया कि ये हो गया P, ये ध्रुव हो गया, ये केंद्र हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया। तो मुख्य अक्ष के समांतर थोड़ा सा हम लोग दूरी लेकर बनाते हैं। यहाँ पर ये मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर ये अवतल दर्पण हो जाएगा। समांतर जो किरणें आती है, जब किरण आएगी इस पर तो उस तल पर टकरा करके हमें मालूम है कि परावर्तित हो जाती है। तो ये किरणें आती है इस तल से टकरा करके, टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष है, पुनः जो लौटती है तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, अब टकराने के बाद यहाँ पर जो आएगी ये किरणें और जिस बिंदु पर मिलेगी, यही क्या होता है मुख्य फोकस। तो ये अवतल दर्पण में क्या होता है कि मुख्य अक्ष पर ये किरणें मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, दोनों बात है। तो अब किसमें मिलती है और मिलती हुई प्रतीत होती है, तो अवतल दर्पण में ये किरणें वास्तव में आकर के, देखिए ये किरणें जा रही है, परावर्तन के पश्चात एक जगह सभी किरणें आकर के ये मिल रही है। तो ये होता है जहाँ पर किरणें परावर्तन के पश्चात आकर के मिलेगी, उस बिंदु को क्या कहा जाता है फोकस, यानी मुख्य फोकस कहा जाता है। उत्तल दर्पण में ये क्या होता है कि ये परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ तल में होता है, तो ये किरणें जब जाएगी तो यहाँ से ये किरणें रिटर्न हो जाएगी, लौट जाएगी। लेकिन अब इसका केंद्र जो होगा अंदर की तरफ होगा, जिधर कलई किया गया है पीछे होगा, यानी इसका केंद्र या फोकस जो होगा ये परावर्तक पृष्ठ के पीछे होगा। तो यहाँ पर केंद्र, तो यहाँ पर जब ये किरणें वापस लौट जाएगी तो ये किरणें, ये पता ये इधर से आते थे यहाँ पर प्रतीत होती है, ये किरणें जाएगी, ये यहाँ से ये किरणें गई और ये क्या हो गई परावर्तित हो गई। तो यहाँ पर एक बिंदु से आती हुई ये प्रतीत होती है, इसको यहाँ पर कहते हैं फोकस, ये कहा जाता है। तो ये उत्तल दर्पण का फोकस हो गया, जहाँ पर किरणें क्या होती है ये उस बिंदु पर मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है एक बिंदु पर, ये मुख्य अक्ष हो गया। तो यहाँ पर ये किरणें मिल रही है और यहाँ पर ये किरणें क्या हो रही है मिलती हुई प्रतीत होती है, इसी को क्या बोला जाता है फोकस कहा जाता है। ये दोनों में, अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में अब यहाँ पर अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। ये अवतल दर्पण है, इसका फोकस वास्तविक इसलिए होता है कि ये किरणें वास्तव में मिलती है, यहाँ पर ये किरणें वास्तव में क्या कर रही है मिल रही है, इसलिए इसका जो फोकस होता है ये, इसका अवतल दर्पण का फोकस होता है वास्तविक होता है। जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है वो आभासी फोकस होता है, क्योंकि दर्पण के ये क्या होता है पीछे बनता है, फोकस होता है और ये किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में मिलती नहीं है, हमको आभास होता है। जिस तरीके समतल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब क्या बनता है आभासी बनता है, तो मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी तरीके से यहाँ पर ये किरणें जो होती है मिलती हुई प्रतीत होती है, तो ये क्या हो जाता है ये आभासी होता है। अवतल दर्पण में फोकस दर्पण के सामने बनता है, ये फोकस जो होता है अवतल दर्पण में कहाँ होता है दर्पण के सामने, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस जो होता है दर्पण के पीछे होता है, पीछे बनता है। अब आइए हम समझते हैं फोकस दूरी, ये हमारा फोकस हो गया। तो ये हमको याद होना चाहिए कि अवतल दर्पण में फोकस दर्पण के सामने है और उत्तल दर्पण में फोकस जो होता है दर्पण के पीछे होता है। यानी दर्पण ये फोकस कहाँ होगा, एक जब भी किरण टकराएगी चाहे उत्तल दर्पण से चाहे अवतल दर्पण से, तो परावर्तन के पश्चात ये परावर्तक पृष्ठ जब ये किरण टकराएगी तो फिर परावर्तित होकर के लौटेगी, और लौटेगी तो कहाँ मिलेगी जाकर के मुख्य अक्ष पर किसी न किसी बिंदु पर मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो अवतल दर्पण पर मिलती है, तो जहाँ ये किरणें आकर के अवतल दर्पण पर मिलती है वो होता है अवतल दर्पण का फोकस जो उसके सामने होता है, और जहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है वह होता है उत्तल दर्पण का फोकस जो उत्तल दर्पण के, ये दर्पण के क्या होता है पीछे होता है। अब आइए अगला फोकस दूरी समझते हैं।
गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे F से निरूपित करते हैं। अब इसे फोकस दूरी क्या हो जाएगी, ये C हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये किरणें आकर मिल रही है जो फोकस हो गया। तो ये ध्रुव और फोकस, ये इसके बीच की दूरी, यहाँ पर ये बीच की इसकी दूरी जो होगी इसको कहा जाएगा फोकस दूरी। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहा गया। C और यानी केंद्र, वक्रता केंद्र, और P जो ध्रुव है, ये जो है वक्रता त्रिज्या होता है। तो ये हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होती है यहाँ से C से लेकर P तक, ये क्या होगा, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या के आधा जो होता है फोकस होता है, आधे पर फोकस होता है, और इसका जो होता है इसी को कहा जाता है फोकस दूरी। यानी मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो फोकस दूरी होती है। तो इसका मतलब कि C से F जितना है, F से P भी उतने ही बराबर, यानी CF इक्वल टू FP, यानी दोनों ये बराबर हैं, यानी मध्य में है। इसका मतलब कि वक्रता त्रिज्या यानी फोकस बराबर होता है वक्रता त्रिज्या के आधा। ये फार्मूला को हमको याद रखना चाहिए। यानी फोकस दूरी, ये फोकस दूरी ये हो गया, इधर भी F हो जाएगा। तो ये फोकस दूरी बराबर होता है इस वक्रता त्रिज्या यानी CP, C वक्रता केंद्र और P ध्रुव, इसका आधा जो होता है फोकस दूरी होता है, और इसी के बीच में जो होता है फोकस रहता है। तो फोकस दूरी इसको अदा करते हैं, या त्रिज्या बराबर वक्रता त्रिज्या बराबर फोकस दूरी के दुगुना कर देंगे तो वक्रता त्रिज्या निकल जाएगा। अगर किसी का भी दिया गया है कि अगर 4 सेंटीमीटर F है, फोकस दूरी 4 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या निकालना है, तो इसमें 2 से क्या कर देंगे, गुणा, यानी 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या कितना सेंटीमीटर का हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अगर यहाँ पर वक्रता त्रिज्या दिया है कि 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, उस दर्पण फोकस दूरी क्या होगी, तो इसका आधा हो जाएगा। हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या R/2 होता है, तो 10 बटा क्या हो जाएगा, 2, यानी हमारा 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2, और या वक्रता त्रिज्या इक्वल टू 2 गुणे फोकस दूरी। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए कि इसको जानना बहुत जरूरी है। अगर इसमें प्रतिबिंब बनने के लिए हमको जानना है और इसका नियम जानना है, तो ये बेसिक चीजें हैं जो इस दर्पण का बेसिक चीज है, इसको जानना बहुत जरूरी है। आइए एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो P है इसको ध्रुव कहा जाता है, C जो है ये वक्रता केंद्र है, C से लेकर के वक्रता केंद्र से P तक यानी ध्रुव तक ये जो हो गया ये वक्रता त्रिज्या हो गया। जो किरणें वापस आकर मिल रही है ये फोकस हो जाता है। फोकस से लेकर के ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। ये जो है परावर्तक पृष्ठ जो है यहाँ पर इसका जो व्यास है M और N, ये कहा जाता है द्वारक कहा जाता है। उसी तरीके से इसमें भी है, ये P जो है इसका परावर्तक ये ध्रुव हो जाता है। P से लेकर C तक जो केंद्र है इसको कहा जाता है वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। C जो है वक्रता केंद्र होता है, F जो है फोकस होता है, और ध्रुव से लेकर के फोकस के बीच की दूरी जो होती है ये F जो होती है ये फोकस दूरी कहलाती है। और M और N इसका द्वारक है जिससे जो होता है जो किरणें होती है परावर्तित होती है। इस तरीके से इसके विषय में हम लोग दर्पण के विषय में बेसिक चीजें को जानकारी हमने कर लिया है। ये दूसरा हमारा वीडियो है। इसके पहले प्रकाश के विषय में हमने दिया था। इसके बाद तीसरी वीडियो में हमने आगे हम लोग पढ़ेंगे इस अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना कैसे बनेगा, इसका क्या नियम है, इसके विषय में एक एक करके पूरी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। हमारा यही उद्देश्य है कि एक एक करके छोटा वीडियो हमारा होगा और कम टॉपिक को बनाते जाएंगे ताकि आप इसको आसानी से पढ़ करके इसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं, इसके विषय में पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। और अगले वीडियो हमारा रहेगा, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए इसे ध्यान से हम लोग पढ़ें। धन्यवाद।